हेलो स्टूडेंट, आज आपका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने बहुत अच्छे से चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। उम्मीद है कि आप अच्छे से उसको तैयार कर लिए होंगे। तो आज एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग लास्ट एक प्रॉपर्टी याद कीजिए जो लास्ट लेक्चर में हुआ था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पे आप लोग पढ़े थे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उस बेसिस पे एक लॉ आया, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के सामने आया था Q = NE, और उसमें ये जो n है वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। ये हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। n अगर इंटीजर है तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे देखते हैं। कैन ए बॉडी हैव 4.8 इंटू 10⁻80 कूलम्स एंड बी में है 4.8 10⁻20 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी पे 4.8 इंटू 10⁻18 या बी में है 4.8 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज हो सकता है? तो अब इसको कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले Q = NE फार्मूला लेंगे। तो और इससे n का एक फार्मूला निकल जाएगा, n = Q/E। तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला से बोथ द केसेस n फाइंड करेंगे। अगर नंबर n इंटीजर आया, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है। अदरवाइज अगर इंटीजर के अलावा फ्रैक्शन आया, डेसिमल में आया, तो इसका मतलब है कि वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, आप इसे ध्यान रखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं 1.6 10⁻19 को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो फर्स्ट पार्ट में है Q का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम। तो उस बेसिस पे अगर n फाइंड करते हैं तो Q/E होगा। तो Q का वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻18 है और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो ये तो इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 10⁻18 प्लस 19, तो सॉल्व करके 3 इंटू 10⁻+ 1, तो उस बेसिस पे ये 30 आ रहा है। तो 30 तो एक इंटीजर है। 30 क्या है? एक इंटीजर है। तो जब 30 एक इंटीजर आ गया तो दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है, यानी इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट जो n का वैल्यू है वो एक इंटीजर आया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं इसका बी पार्ट में n = फिर से Q/E लगाएंगे। Q कितना है? 4.8 इंटू 10⁻20 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻20 प्लस 19, तो उस बेसिस पे 3 इंटू 10⁻1 3/10 हो गया, विच इज इक्वल टू 0.3 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, 3/10 आ रहा है। तो 3/10 आ रहा है या 0.3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज पॉसिबल है लेकिन ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास को कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस के बारे में सोचते हैं। डिफरेंस क्या क्या है? डिफरेंस, इस तरफ चार्ज लिख लेंगे और दूसरी तरफ मास। सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है
एंड साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव नेचर का भी होता है, निगेटिव नेचर का भी होता है, आगे डिस्कस करना ही है इसके बारे में। और मास, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है, मास कभी नेगेटिव में नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो लाइक चार्ज है, मतलब सपोज प्लस प्लस है, दो बॉडी है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, दोनों पे माइनस है, तो लाइक है तो वो रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और यही मान लीजिए अनलाइक चार्ज है, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जहाँ तक मास का बात है, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि फोर्स बिटवीन two charges can be attractive as well as repulsive in nature। यानी इसमें ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, हमेशा दो बॉडी है, उसका मास के चलते जब ड्यू टू मास अगर एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और चार्ज के चलते जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं थर्ड नंबर पे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, आप जानते हैं कि इसका मिनिमम फॉर्म 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन मास के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो मास के बारे में आप कुछ अभी डिसाइड, क्योंकि लगातार ब्रेक होता जा रहा है। आप देखते हैं कि कोई भी बॉडी है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ था, तो फिर मॉलिक्यूल टूटा, एटम, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट एटम आया, एटम से फिर एटम किससे बना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, और भी सब पार्टिकल्स में डिवाइड होता ही जा रहा है। तो इसलिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसका अंतिम रूप कहाँ जाएगा, अंतिम कहाँ जाके रुकेगा, ये कहना मुश्किल है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड but quantum of mass yet to be defined। ठीक है, अभी तक वो डिफाइन नहीं हुआ है, मास के बारे में कुछ अभी तक कहना मुश्किल है कि ये कहाँ तक जाके डिस्कवर होगा, टूटता जाएगा। उसके बाद चार्ज is always conserved but mass of a body can be changed into energy। मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन E=mc²। फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी का मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन E=mc²। ये आइंस्टीन का काफ़ी फेमस रिलेशन है, E=mc² के अकॉर्डिंग ये
मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा टोटल 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास और चार्ज में 4 डिफरेंस अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन दो मासेस के बीच का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, बट क्वांटम ऑफ मास येट टू बी डिफाइंड, अभी तक उसका डिफाइन नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए मास को आप कंजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन E=mc²। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी, आप लोग को हम लास्ट एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिला है। Q=IT होता है, तो चार्ज आप देख रहे हैं करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे आता है, और करंट टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे चार्ज आ रहा है, तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। बट मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप जान रहे हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे ही मास आता है। उसके बाद है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो वो बॉडी के स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज उसके स्टेट से इंडिपेंडेंट होता है। बॉडी मूव करे या बॉडी रेस्ट में हो, उससे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा बॉडीज के ऊपर। बट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी चेंजेज विथ वेलोसिटी, किसी बॉडी का मास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक बहुत फेमस रिलेशन है आइंस्टीन का, वो रिलेशन है m=m0/√1 - v²/c²। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये जो मास है ये वेरिंग मास है, ये जो m आप देख रहे हैं m वो वेरिंग मास है, जो वेलोसिटी के अनुसार v वेलोसिटी है बॉडी का वेलोसिटी, उसके अनुसार m वेरी करेगा। m0 रेस्ट मास कहलाता है, रेस्ट में मास m0 है, और m वेरिंग मास है जो v के अनुसार बदलेगा। और नीचे जो आप टर्म देख रहे हैं c, वो c है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये रिलेशन आगे चलकर हम लोग को पढ़ना है, अभी फिलहाल आप ध्यान में बस रखेंगे कि अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है तो उसका मास फिर चेंज होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई सपोज नॉर्मल कम वेलोसिटी से जा रहा है, जैसे कोई कार जा रहा है, तो अब उस केस में उसका मास चेंज नहीं होगा। ये मास वेरी करता है जब उस बॉडी का वेलोसिटी लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में हो, उसके आसपास हो, तब आप ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल कम वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। तो m=m0/√1 - v²/c²। आइंस्टीन का ये रिलेशन बताता है कि जब कोई मास मूव कर रहा होगा तो उसका फिर जब कोई बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसका मास उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जब उसका v किसके कंपेयर होना चाहिए, लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में होना चाहिए, तो मास चेंज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
कूलम ऐसा यूनिट होता है चार्ज का कूलम। अगर CGS यूनिट का बात बोला जाए, स्टेट कूलम या ESU कहलाता है, और इसी में SI यूनिट ऑफ मास आप जान रहे हैं kg होता है, और CGS यूनिट ऑफ मास ग्राम होता है। तो इस तरह से अब कितना भी डिफरेंस बना सकते हैं, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसको डिफरेंस को यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो एक सिमिलरिटीज भी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरिटीज में देखिए, इसमें दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, और उसी तरह से जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो मास के बीच में, फोर्स बिटवीन टू मासेस also follow inverse square law। यानी कि इसमें भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। यानी कि दो चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, क्लोज लाएंगे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और सेम वही चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी होता है। तो दोनों में इस लॉ को F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। ये जनरली सारे फील्ड के फोर्स में एप्लीकेबल है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ये दोनों फोर्स के साथ वैलिड है, तो ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये इतना ही तक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज लाते कैसे हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इतने को तैयार कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।